अभी हम ऐसे 505 करेंगे। इसमें 505 किसका है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस क्या है कि ऑडिटर जब ऑडिट परफॉर्म करता है तो उसे ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके लिए उसको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है थर्ड पार्टी से। ठीक है, इसके लिए ये ऐसे बनाया गया है। इसमें आता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या है? ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी द कन्फर्मिंग पार्टी, जो कन्फर्म करेगी। ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फॉर एग्जांपल हम करते हैं, बैंक सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको रिकन्सिलिएशन करने के लिए हम उससे बैंक से एक सर्टिफिकेट लेते हैं, उससे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। एंड ये एक एग्जांपल है, बैंक क्रेडिटर से कर सकते हैं, सप्लायर से कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी इसमें बोला गया है कि ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एज ए डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी द कन्फर्मिंग पार्टी। इसमें है कि ये किस फॉर्म में हो सकता है? इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक, अदर मीडियम। किसी भी मीड से हम रिटर्न में लेते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कोई मेल करके ले लिया या फिर पेपर फॉर्म में ले लिया, हम उससे एविडेंसेस को कंफर्म करते हैं। एंड इसका एक्सेप्शन है कि रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट, ये रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है कि डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म्ड, जो हमने रिक्वेस्ट की है पार्टी को कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कंफर्म करके दे, वो कंटेन द एंटिटी रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, जो एंटिटी ने रिकॉर्ड कर रखा है उससे वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही वो कन्फर्मेशंस। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर क्या है? व्हेन यूज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, इंक्लूड करते हैं जिसमें डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम पहले डिटरमाइन ये करते हैं कि हमें कंफर्म क्या करना है, क्या रिक्वेस्ट करना है थर्ड पार्टी को कि हम उससे ही कंफर्म करवाएं। फॉर एग्जांपल हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्रेडिटर, ट्रेड पेबल हमें कंफर्म करना है थर्ड पार्टी से, उसकी कितनी सेम जो हमारे बैलेंस आ रहे हैं सिस्टम में वही सेम उनके आ रहे हैं क्या। सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी, कौन सी कन्फर्मिंग पार्टी से जिसका परचेज है वो मतलब अमाउंट क्या है उसका, वो पार्टी कौन सी है थर्ड पार्टी, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर करना है डिज़ाइन करना है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। हम ऐसे तो सीधा नहीं भेज सकते, हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि हमें ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट उसमें इंक्लूड करें डिटरमाइन दैट रिक्वेस्ट आर प्रॉपरली एड्रेस एंड कंटेन रिटन इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्स टू बी सेंट डायरेक्टली टू द ऑडिटर एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट देन एप्लीकेबल टू द कन्फर्मिंग पार्टी। हमें डिज़ाइन एंड कन्फर्म रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसमें डिटरमाइन कर सके रिक्वेस्ट दैट प्रॉपरली एड्रेस हुई है एंड कंटेन रिटन इन्फॉर्मेशंस फॉर द रिस्पॉन्स टू द सेंट डायरेक्टली टू ऑडिटर एंड सेंडिंग। फिर बाद में ये डिज़ाइन करने के बाद में हम सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट के साथ में व्हेन एप्लीकेबल टू द कन्फर्मिंग पार्टी, उसको फॉलो अप भी करेंगे साथ में कि उसका क्या कन्फर्मेशन आया है और उसकी हमें कहाँ पे वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, ये कन्फर्मेशन की प्रोसीजर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर हो गया। पहले डिटरमाइन करना है कि इन्फॉर्मेशन कन्फर्म और रिक्वेस्ट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करनी है। फिर पार्टी को सिलेक्ट करना है, फिर डिज़ाइन करनी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जिसमें वो मैटर्स इंक्लूड करेंगे प्रॉपरली एड्रेस हो उसके कंटेंट रिटन इन्फॉर्मेशन से रिस्पॉन्स टू द सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। बाद में सेंडिंग कि वो डायरेक्टली मैनेजमेंट को ना देके ऑडिटर को सेंड करेंगे वो रिक्वेस्ट, फिर बाद में सेंड कर देंगे जिसमें फॉलोअप रिक्वेस्ट करेंगे साथ में। एंड फैक्टर सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक फैक्टर टू कंसिडर व्हेन डिज़ाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। जो फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं जब डिज़ाइन करेंगे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को, डिज़ाइनिंग ये सी वाला पॉइंट था, इसके फैक्टर क्या हैं उसमें पहले हम अजर्सन्स मीन्स होता है अजम्पशंस, हम कौन कौन से अजम्पशंस के बेसिस पे उसको एड्रेस कर रहे हैं वो अजम्पशंस डालेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रोमम इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क,
अगर कोई भी हमें आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लग रहा है जिसमें इंक्लूड है फ्रॉड रिस्क, वो स्पेसिफाई करेंगे। लेआउट एंड प्रेजेंटेशंस, जो उसका प्रॉपर हम उसका एक लेआउट बनाएंगे, प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को। बाद में प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिट ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट, इस टाइप के हमारे साथ पहले भी कोई ऑडिट के दौरान ऐसी कुछ हुआ है कि कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हमने किसी को सेंड किया है, तो हम उसका प्रायर एक्सपीरियंस के साथ में देखेंगे कि ऐसा भेजने पर हमें कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मिल जाएगी क्या, थर्ड पार्टी कंफर्म कर पाएगी क्या। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते टाइम ये फैक्टर इंक्लूड करेंगे। बाद में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करें हम, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या अदर मीडियम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी का है मेथड सेलेक्ट करने के बाद में मैनेजमेंट ऑथोराइजेशन ऑफ इनकरेजमेंट ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर्स। कन्फर्मेशन पार्टी में ओनली विलिंग टू रिस्पॉन्ड द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट ऑथोराइजेशन। हमें कि मैनेजमेंट का ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा कि थर्ड कन्फर्मिंग पार्टी को कि वो रिस्पॉन्ड करे ऑडिटर को। कन्फर्मिंग पार्टी जो है मे ओनली हैव विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के ऊपर मैनेजमेंट ऑथोराइजेशन पहले हमें डायरेक्टली तो नहीं बताएगा, तो इसलिए मैनेजमेंट का ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा कि वो पार्टी हमें कन्फर्म करे, डायरेक्टर ऑडिटर को, जो इन्फॉर्मेशन हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड एबिलिटी टू इंटेंड द थर्ड पार्टी, हमें उसकी कन्फर्मिंग पार्टी मतलब थर्ड पार्टी की उसकी एबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी को हमें रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा, और प्रॉपर जो बैलेंस है वो सही से करेक्टली बताएगा कि नहीं बताएगा। तो उसके लिए हमें एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी एबिलिटी देखनी पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिफ्यूज़ टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कन्फर्मेशन। अगर हमें मैनेजमेंट ही अलाउ ना करे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें करना पड़ेगा ये है मैनेजमेंट रिफ्यूज़ल वाला पॉइंट, अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। इसमें है इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कन्फर्मिंग रिक्वेस्ट, द ऑडिटर शैल इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट रीज़न फॉर रिफ्यूजल के लिए, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं रिफ्यूजल के लिए, वो क्यों किस रीज़न से हमें रिफ्यूज कर रहा है। सीक ऑडिट एविडेंसेस एंड एविडेंसेज ऑफ द एक सेकंड, हाँ अभी मैं बताती हूँ। इसमें है कि इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि रीज़न फॉर रिफ्यूजल क्या है। सीक ऑडिट एविडेंसेस टू वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, हम तो अपने एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए एंड उसकी रीजनेबलनेस के लिए हम थर्ड पार्टी से कंफर्म कर रहे हैं, तो हमें वो मना कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसके लिए हमें रीज़न जानने पड़ेंगे। एंड सेकंड है कि इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी कॉम्प्लिकेशंस, इवैल्यूएट इम्प्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑडिटर असेसमेंट रोमम इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड टी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। हमें इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कि क्या इम्प्लीकेशन आ सकते हैं मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ करने पर, और हमें रोमम को एसेस करना पड़ेगा जिसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है, और जो ऑडिट प्रोसीजर का एंड टी भी चेक करना पड़ेगा, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। थर्ड है कि परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू डिज़ाइन द कन्फर्म। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अलग परफॉर्म करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है जिससे हम रिलायबल ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल एंड अनेबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेज रिलायबल एंड सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, reliable audit evidences from alternative audit procedure and communicate with TCWG in accordance SS 260। अगर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल है वो अनरीजनेबल है, अनेबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट एविडेंसेस, जो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया उससे भी नहीं हुआ, तो TCWG को हम बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे ऐसे 260 के अकॉर्डेंस में। एंड ऑडिटर शैल डिटरमाइन करेगा इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिटर ओपिनियन एज पर SS 705। अगर उससे लगेगा कि रिफ्यूजल वो मतलब अनरीजनेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपनी ओपिनियन को एज पर SS 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बिकॉज रिफ्यूज़ कर रहा है तो ये स्कोप लिमिटेशन स्कोप ऑफ वर्क है, तो ये कैसे ही करे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, इज नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड
टॉपिक रिलेटेड टू एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ऐसे 330 के अकॉर्डिंग हाउ टू नो इफ़ वी आर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑडिट प्रोसीजर, ये तो बहुत ईजी बहुत बताती हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फर्मेशन, ये अभी एग्ज़ाम क्वेश्चन आया था, लास्ट 1-2 अटैम्प्ट की बात है, ये इस नवंबर 22 का ही क्वेश्चन आई थिंक। तो ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, पॉजिटिव 2 टाइप की कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क कन्फर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई ऑल द केसेज आइदर बाई इंडिकेटिंग एग्रीमेंट विद द गिवन इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। पॉजिटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हम पूछते हैं जो कन्फर्मिंग पार्टी से रिप्लाई टू इन ऑल द केसेज, आइदर तो इंडिकेट करता है एग्रीमेंट विद द गिवन इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन से। ए रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कन्फर्मिंग रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स है जो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ये रिलायबल होता है कि हमें पॉजिटिव का मतलब है कि वो रिप्लाई करेंगे, हाँ हो चाहे ना हो, तो ये एक रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस माना जाता है। नेगेटिव में तो वो रिप्लाई ही नहीं करते हैं। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ दैट कन्फर्मिंग पार्टी में रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। हाँ, चांसेस ऐसे हैं कि वो कन्फर्मिंग पार्टी है वो रिप्लाई कर दे बिना इन्फॉर्मेशन के चेक किए, वेरीफाई किए। द ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क बाय नॉट स्टेटिंग अमाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन ऑन कन्फर्मिंग रिक्वेस्ट एंड आस्क कन्फर्मिंग पार्टी टू फिल अमाउंट टू फर्निश अदर इन्फॉर्मेशन और अदर हैंड यूज ऑफ द टाइप ऑफ ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में रिजल्ट इन लोअर रिस्पॉन्स रेट बिकॉज ऑफ द एडिशनल एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी। इसमें है कि ऑडिटर में रिड्यूस कर सकता है रिस्क बाय नॉट स्टेटिंग अमाउंट एंड फिल अमाउंट ऑफ कन्फर्मिंग फर्निश अदर इन्फॉर्मेशन ऑन अदर हैंड यूज ऑफ द टाइप्स ऑफ ब्लैंक कन्फर्मेशन से। हम एक ऐसी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनाएंगे जिसमें हम डैश डैश करके फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे कि वो अमाउंट भर के हमें वापस रिटर्न कर दे। ये टाइप ऑफ ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में रिजल्ट ऑफ लोअर रिस्पॉन्स हो सकता है रेट बिकॉज एडिशनल एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय द कन्फर्मिंग पार्टी, क्योंकि इसमें एडिशनल एफर्ट्स लगेंगे, उसके लिए उसे प्रॉपर चेक करना पड़ेगा ना, तो इसके चांसेस हैं कि वो रिस्पॉन्स ही ना करे। नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होता है, नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट द ऑडिटर दैट कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्री विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, जब ओनली वो ऑडिटर बोलता है कि आप अगर डिसएग्री करते हो तो इसका रिप्लाई करो। डिसएग्री मतलब उस कोई कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है, उसके साथ में वो मैच नहीं कर रही है और आप डिसएग्री हो तो आप बताओ। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन, ये लेस परसुएसिव तो है ही पॉजिटिव से। एंड अकॉर्डिंगली ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एज सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर है वो नहीं लेता है, यूज ही नहीं करेगा नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को कि ये सोल सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंसेस प्रोसीजर है। Not use negative confirmation request as sole substantive audit procedure to address the ROMM assertions level unless all the following are present. The auditor has addressed ROMM as low and obtained sufficient appropriate audit evidences regarding operating effectiveness of control. ऑडिटर एड्रेस करेगा रोमम जितना पॉसिबल हो सके एज लो एज पॉसिबल एंड ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है क्या इसके रिगार्डिंग में ऐसे ही लेगा। एंड सेकंड है कि पॉपुलेशन कंप्राइजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन्स कंडीशंस से। हमें पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी कि सेम तरीके के छोटे बैलेंसेस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन कंडीशंस क्या हैं। ए very low exceptions rate expected and auditor is not aware of circumstances that would cause